कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता? कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हेलो एंड वेलकम टू विवान पटेल लेक्चर्स। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता होगा कि हम लोग पिछले लेक्चर में गॉस की प्रमेय के बारे में बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से उसको सीखे थे, और आपको मैं बता चुका हूं कि आने वाले जो भी लेक्चर होंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए पीछे वाले लेक्चर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर चुके होंगे। तो आओ यार, आज के इस सेशन में जैसा कि आप लोग जान ही चुके होंगे कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में, यानी कि उसके यूजेज के बारे में। तो ये बहुत ही बेहतरीन सफ़र होने वाला है हम लोगों का। अगर आप लोग पीछे लेक्चर अच्छे से प्रिपेयर करे होंगे तो ये हम लोग बहुत ही धमाकेदार अंदाज से, मज़ेदार अंदाज से सीखने वाले हैं। सब कुछ चीज़ें एकदम क्लियर होने वाली हैं। तो आओ यार, इस सफ़र को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों का साथ है तो इसमें क्या बात है। चलिए करते हैं हम लोग इस सफ़र की शुरुआत। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग हम लोग बात करेंगे। चलिए इस हेडिंग को मैं हटा दे रहा हूँ। आप लोग तो जान ही चुके हैं कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ और आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला अनुप्रयोग हम लोग देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक अनंत विस्तार का सीधा लंबा तार है, एक अनंत विस्तार का लंबा तार है, और उस तार के निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, यानी वैद्युत क्षेत्र देखना है कितना होगा। किसके नियम के अनुप्रयोग द्वारा? गॉस के नियम के अनुप्रयोग द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, बिल्कुल सही पकड़े हैं। अनंत विस्तार का तार है, अनंत, सही लिखा है ना मैंने? बिल्कुल सही लिखा है। अरे सही लिखा भाई। अनंत विस्तार के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। आप लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पीछे पढ़ ही चुके हैं, तो मुझे लगता है कोई इसमें आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो इन्होंने बोला है अनंत विस्तार का एक सीधा तार है। मैंने कहा ठीक है भाई, अनंत विस्तार का है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग इसको भी देख लेंगे कैसा है अनंत विस्तार का। अच्छा, अनंत विस्तार का है, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक तार है। भावनाओं में मत भइएगा, समझिएगा इसको कि ये तार है। दिमाग में बैठा लो कि ये तार है, चुपचाप मान लो। अरे मान भी लीजिए ये तार है, ठीक है। ये इन्होंने बोला है अनंत विस्तार का है, ठीक है। अब ये तो हमें फिक्स दिख रहा है कि भाई इतना ही है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ अनंत विस्तार का ये अभी और ऊपर है। मतलब ये ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। और नीचे भी जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। मतलब ये अनंत विस्तार का लंबा सा तार है, और उसमें से मैंने कुछ हिस्सा इसको कट कर लिया। अब इसको मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, जरा समझने का प्रयास करिएगा। एक तार था, ये मान लो हमारे पास अनंत विस्तार का था, कुछ इस प्रकार से। अरे भाई, ओहो, ये तो आवाज करने लगा। ठीक है भाई, ये अनंत विस्तार का हमारे पास तार था, अभी नहीं है, अब है। देखो ये ऊपर जा रहा है, ये ऐसे नीचे जा रहा है, ये ऐसे ऊपर निकल रहा है। तो अनंत विस्तार का तार था, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग तभी देख पाएंगे जब हमारे पास आवेश हो। तो आवेश देना पड़ेगा इस तार को। मैंने इसको प्लस क्यू आवेश दिया। अब जैसे ही हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो ये क्या होगा, ये आवेश इस पूरे तार में समान रूप से फैल जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, फैला देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फैला दिया, ऐसे पूरा ये फैल जाएगा। मैंने क्या किया, जरा ध्यान से सुनिए, मैं क्या आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। मैंने कहा मैं अनंत विस्तार का सीधा तार था, ठीक है, उसमें से कुछ हिस्सा मैं निकाल ले रहा हूं,
और उस हिस्से में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर ले रहे हैं। क्योंकि आवेश समान रूप से सभी पूरे तार में फैला होगा, तो जितना इस हिस्से के कारण होगा ऐसे पूरे तार के कारण ही हमारे पास निकल के आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जरा ध्यान से सुनिए, मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ कि ये अनंत विस्तार का लंबा सा तार था, उसमें से मैंने कुछ हिस्सा ले लिया। अब कुछ हिस्सा क्यों लिया है? क्योंकि मैंने जैसे ही इसको प्लस क्यू आवेश दिया तो ये समान रूप से पूरे तार में फैल जाएगा। तो अगर मैं इस हिस्से में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लूँ, एक छोटा सा भाग निकाल लिया, उसमें अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो वो पूरे तार के लिए एक समान रूप से होगा। समझ रहे हैं? वेरी गुड। तो अब जरा मुझे बताओ, हमें यहाँ पर गॉस की प्रमेय लगानी है। क्या करनी है? गॉस की प्रमेय लगानी है। ये भाई नीचे गिर गया, ओहो परेशान कर रहा है। एक मिनट, इसका ऑपरेशन करता हूँ। यहाँ आओ तुम, बहुत निकल रहे हो, बहुत निकल रहे हो। अरे भाई, एक समस्या हल नहीं हो पाती है, दूसरी समस्या आ जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, समस्याएं तो जीवन में आती रहेंगी। अगर उनका समाधान हम लोग ढूंढ लेते हैं तो समस्या फिर समस्या ही कहाँ रहती है। ठीक है, तो बच्चों इधर आइए, देखते हैं। अनंत विस्तार का सीधा तार था जिसके निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी थी। ठीक है, तो हमने आपको समझाया कि अनंत विस्तार का ये तार था, उसमें से कुछ तार को हमने निकाल लिया बाहर। हम उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। चूंकि इस पर आवेश समान रूप से वितरा है, फैला है, वितरण है मतलब फैला है, तो जितना इस तार के कारण होगा उतना पूरे तार के कारण भी हो जाएगा। समझ गए ना आप? बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह। तो मैंने मान लिया कि इसकी जो ये लंबाई है, इस जो भाग मैंने निकाला है, इसकी लंबाई को मैं बोल दे रहा हूँ कि ये स्मॉल एल है। ठीक है भाई, ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ, इस अनंत विस्तार का जो सीधा तार है, इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन किसके अनुसार, किसका यूज करके? किसका यूज करके? गॉस की प्रमेय का यूज करके। और गॉस की प्रमेय कहां लगती है बेटा? जल्दी बताइए। बंद पृष्ठ पर। तो हमें यहां पर कल्पना करनी होगी एक बंद पृष्ठ की। ठीक है भाई, चलो बंद पृष्ठ देखते हैं। तो ये हमारे पास तार है, और आप जरा मुझे बताओ, तार कभी देखा है आपने तार? अरे डेली देखते हो यार, डेली देखते हो। तार जो है वो होता कैसा है? आप देखो, इसको अगर मैं एक तार मान के चलूं कि ये तार है, उस हिस्से को, ये जो हिस्सा मैंने निकाला है एल लंबाई का, यही है, मान लो कि यही है। अरे मान भी लो यार, यही है। ठीक है, तो यहां पर आप देखो कि ये इसका शेप कैसा है? बेलनाकार है ना? बेलन की तरह है, बेलन, बेलन है ना? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप अगर समझ रहे हैं तो, समझ रहे हो कि नहीं यार? समझ रहे हो, बिल्कुल सही बात है, ये बेलन ही है, बेलन की तरह ही तार होता है। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, ध्यान से देखिए इसको, मुझे नहीं, इसको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ ना, अभी यहाँ देखिए, बाद में हमको देखना। देखो बच्चों, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है एक अनंत विस्तार का लंबा तार था, उसमें से मैंने एल लंबाई का निकाल लिया। इसका शेप आप देखो कैसा है, बेलनाकार है। तो अगर मैं यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ की बात करूंगा, क्योंकि गॉस की प्रमेय लगानी है तो गॉसियन पृष्ठ हमें चाहिए होगा, बंद पृष्ठ जिसे बोलते हैं। तो मैं एक कल्पना करूंगा कि इसके चारों ओर एक बंद पृष्ठ है जो इसे घेरे हुए है। ओके, क्योंकि हमें आवेश को कहाँ रखना होता है? गॉसियन पृष्ठ के अंदर। तो आवेश अभी इसके पृष्ठ पर है, तो हम इसको क्या करेंगे? एक गॉसियन पृष्ठ अज्यूम करेंगे इसके चारों ओर, और वो आवेश कहाँ हो जाएगा? गॉसियन पृष्ठ के अंदर हो जाएगा। और इस प्रकार फिर हम वहां पर गॉस की प्रमेय का उपयोग कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। उसके द्वारा ही तो हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना मुन्ना? समझ गए? तो आओ यार देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ की अज्यूम करते हैं, गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। अब कैसे बनाओगे? बेलन है तो बेलनाकार ही तो बनेगा। तो चलो बनाते हैं यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ। ये लीजिए, ये मैंने बना दिया कि ये हमारे पास गॉसियन पृष्ठ है। क्या है? गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, आपने बता दिया, हमने समझ लिया। अरे समझ गए? ठीक है, ठीक है, ओके। तो चलो देखो, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, जरा उस पर गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। इस पृष्ठ पर आवेश रखा हुआ है। किस पर का? ये जो अंदर तार है, इस पर आवेश है।
अब चूंकि गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लिए तो पृष्ठ के अंदर आवेश हो चुका है, मतलब कि यहाँ पर अब क्या हम वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बात कर सकते हैं। गॉस की प्रमेय वैद्युत फ्लक्स को ही तो बताती है। क्या बताती है? कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसकी बात हो रही है? कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जी हाँ बच्चों, अब हमको क्लियर हो गया है। आप लोग भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर अब गॉस की प्रमेय लग जाएगी, लागू हो जाएगी। क्लियर? इतना समझ में आ गया सभी को? बोलिए जल्दी, समझ में आ गया? ओके। तो बच्चों अब जरा ध्यान दीजिएगा, गॉस की प्रमेय तो यहाँ पर लग रही है। अच्छा, तो इस यहाँ पर आपने देखा कि मैंने इसमें से एक छोटा सा अनंत विस्तार का जो तार था उसमें छोटी सी लंबाई ले ली। अब इस लंबाई पर प्लस क्यू आवेश रखा है, तो यहाँ पर जैसे ही आवेश आ गया मतलब कि वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र किधर होगा? इस पृष्ठ पर अगर आप ध्यान दें तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? बाहर की ओर, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश क्या कर रहा होगा? उसे बाहर की ओर निकाल रहा होगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी? यहाँ पर ऐसे, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, समझ रहे ना आप? वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो चालक तार था इस पर समान रूप से बिखरा हुआ है, तो वैद्युत क्षेत्र जो होगा इस पर पूरे पर आवेश समान रूप से बिखरा है, तो वैद्युत क्षेत्र इधर भी होगा, 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 वैद्युत क्षेत्र ऊपर भी होगा, वैद्युत क्षेत्र नीचे भी होगा। चारों दिशाओं में तो फैलता है, बल रेखाएं चारों दिशाओं में निकलती ना प्लस क्यू आवेश से। बच्चा यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा है तो चारों दिशाओं में निकलेगी ना, इतना तो समझ सकते हो। पीछे लेक्चर देखे ना, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखे हैं, ध्यान से समझे हो तो समझ गए होगे। चलो आओ देखो, यहाँ पर आप देखो कि प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र मैंने कहा कि आगे लग रहा है, तो भैया इस पृष्ठ पर पीछे की ओर भी तो लग रहा होगा, अंदर की ओर लग रहा होगा, मतलब पृष्ठ के, ये पृष्ठ है। एक मिनट क्लियर करता हूं आपको, एक मिनट। देखिए, इसको मैं बेलन बनाता हूं, पहले बेलन बनाऊं, बेलन। पृष्ठ छोटा तो नहीं लग रहा है? एक मिनट, फोल्ड करता हूं, पूरा निकालता हूं। हाँ जी बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इस तरफ ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास क्या है? गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, ये चालक तार था और इसके चारों ओर जो है हम लोगों ने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करी है। तो अब इसे भूलो और इसे देखो, ये हमारे पास गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, इस गॉसियन पृष्ठ पर चूंकि इस पर आवेश रखा था तो हमें पता है कि आवेश से प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश से चारों दिशाओं में वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी। तो वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर गुजर रही होंगी बाहर की ओर, इधर 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 इधर, चारों दिशाओं में, है ना? बोलिए, ऊपर भी नीचे भी। तो अगर मैं यहां पर बात करूं इस पृष्ठ पर, तो इधर आगे की ओर, जैसे मान लो ये पृष्ठ है तो आगे की ओर इधर एक वैद्युत बल रेखा, एक पीछे की ओर निकल रही होगी, एक इधर भी निकल रही होगी, एक इधर भी निकल रही होगी, एक ऊपर भी जा रही होगी, एक नीचे भी जा रही होगी, सभी दिशाओं में जा रही होगी। तो अगर मैं इस गॉसियन पृष्ठ पर बात करूं, इस गॉसियन पृष्ठ पर, तो गॉसियन पृष्ठ पर आप देखोगे आगे की ओर, पीछे की ओर, ऊपर नीचे, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इस पर 3 पृष्ठ बन रहे हैं। तो जितना इस अगर इस वक्र पृष्ठ पे बात करें, इस पर ये क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ कहलाता है इसका। ठीक है, तो इस पर बात करें तो इस पर आप देखोगे कि इसकी दिशा इधर हो जाएगी। ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे। तो ऐसे हमारे पास इस बेलनाकार आकृति में, यानी कि इस बेलनाकार जो गॉसियन पृष्ठ है उसमें कितने पृष्ठ बन रहे हैं? पृष्ठों की संख्या कितनी बन रही है? क्षेत्रफल कितने हैं? एक तो इसका वक्र पृष्ठ, एक ऊपर वाला पृष्ठ और एक नीचे वाला पृष्ठ, तो 3 पृष्ठ बन रहे हैं। और तीनों पृष्ठ पर आप देखेंगे कि हमको यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीनों जगह पर कितना कितना मिल रहा है, और जो भी मिल रहा होगा उस पृष्ठ में हम लोग पूरे की बात कर लेंगे, यानी कि हमारे पास जो निकटतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, ओके, समझ गए? ठीक है,
तो बच्चों मैंने मान लिया कि ये जो गॉसियन पृष्ठ है इसकी त्रिज्या r है और यहाँ पर जो बिंदु P है, यहाँ पर जो बिंदु P है इसके बिल्कुल निकट, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करनी है। तो अभी हमने आपको बताया कि इसमें कितने पृष्ठ बन रहे हैं, 3 पृष्ठ बन रहे हैं। एक तो आपका ये वक्र पृष्ठ हुआ, दूसरा ये ऊपर वाला पृष्ठ और एक नीचे वाला पृष्ठ। तो मैं इनको नाम दे रहा हूँ। ये मान लिया मैंने S1 है, ये S2 है और ये जो हमारे पास पृष्ठ है ये है S3। यानी ऊपर वाला पृष्ठ जो ये होगा पृष्ठ, उसको ऊपर मैंने बोल दिया S1। ये जो वक्र पृष्ठ होगा, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा उसको बोल दिया S2 और जो नीचे वाला पृष्ठ होगा उसको बोल दिया मैंने S3। ठीक है, तो ये 3 पृष्ठ आपको देखने को इसमें मिलेंगे और तीनों पृष्ठ पर हमारे पास जो है फ्लक्स होकर गुजर रहा होगा। तो वो फ्लक्स की हम लोगों को करनी है गणना। तो जरा मुझे बताओ आप, ये वैद्युत यहाँ पर पहले देखिए ध्यान से कि इस पर जो आवेश रखा है तो इसके कारण बल रेखाएं इसके पृष्ठ के चारों तरफ निकल रही होंगी। ऐसे इधर इधर चारों तरफ से निकल रही होंगी, ऐसे इस तरफ से ऐसे सब निकल रही होंगी, इधर भी निकल रही होंगी। क्योंकि हम लोग इधर एक तरफ बात कर रहे हैं तो एक तरफ बात कर ही ले रहे हैं। तो जरा मुझे बताओ आप, यहाँ पर मैं अगर इस तरफ बात कर रहा हूँ कि इस पृष्ठ पर बल रेखा इधर है, तो इस वाले पृष्ठ के लिए अगर मैं बात करूं चारों तरफ निकल रही होंगी तो इधर भी तो बल रेखा इधर गुजर रही होंगी ना, इधर इस तरफ। समझ रहे हैं ना आप, बल रेखा चारों तरफ निकल रही होंगी ना। अभी समझाया आपको कि इधर भी निकल रही होंगी, इधर भी निकल रही होंगी, पीछे भी आगे भी, चारों तरफ से इधर से बल रेखाएं गुजर रही होंगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा, क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा में, इस वक्र पृष्ठ के लिए। यहाँ पर अगर देखो ध्यान से, इधर देखो, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। आप समझ गए हैं, आप उम्मीद करते हैं आप अब अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये जो रहा पृष्ठ S3, इसमें वैद्युत बल रेखा इधर इस तरफ निकल रही होंगी तो वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। इस वाले पृष्ठ में इधर निकल रही हैं तो इधर होगा और वक्र पृष्ठ में निकल रही हैं चारों तरफ। तो इस प्रकार हम लोग इधर बिंदु P पर इसकी दिशा को अज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, तुम बच्चा आप जरा मुझे बताओ, हमको फ्लक्स का मान चाहिए। क्या निकालना है? फ्लक्स। तो फ्लक्स कैसे निकालते हैं जल्दी बताओ। हम लोग जानते हैं E a cos थीटा, ये याद है कि भूल गए? ये फार्मूला याद है ना फ्लक्स का? याद है ना सभी को? ठीक है, तो आप जरा मुझे देखो, यहाँ पर फाई जो है वो E इंटू a cos थीटा। E हमको निकालना है, A हमको पता है कि ये बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये cos थीटा, थीटा निकालना होगा। और थीटा क्या होता है? पीछे अगर लेक्चर देखे होंगे तो याद होगा, थीटा क्या होता है? थीटा होता है बेटा वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे वर्डों पर ध्यान दीजिए। वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण, ना कि क्षेत्रफल के बीच का कोण। वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। तो हमको बच्चा चाहिए होगा क्षेत्रफल सदिश। बात समझ में आ गई? क्या चाहिए होगा? क्षेत्रफल सदिश। ओके, तो चलिए क्षेत्रफल सदिश की यहाँ पर हम लोग कल्पना करते हैं, देखते हैं क्षेत्रफल सदिश क्या होने वाला है। तो ये हमारे पास वक्र पृष्ठ हुआ पूरा ऐसे, ये वक्र पृष्ठ, ये मान लो बेलन हमारे पास था और ये वक्र पृष्ठ हुआ, ये ऊपर वाला पृष्ठ और ये नीचे वाला पृष्ठ। ठीक है, ये नीचे वाला, ओके, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये वक्र पृष्ठ ऐसे। ठीक है, तो इस पृष्ठ में मैं एक छोटा सा भाग ले रहा हूं। ये हमारे पास जो वक्र पृष्ठ ऐसे बना था, इसमें से हम लोगों ने जो है एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। एक मिनट, यहाँ देखिए, इस छोटे से हिस्से के लिए बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर मुझे चाहिए होगा इसका क्षेत्रफल सदिश। मैं बात कर रहा हूँ क्षेत्रफल सदिश की। तो क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर और लंबवत अंदर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, लंबवत अंदर की ओर। अंदर वाले को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, अंदर वाले को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। बाहर वाले के से हम लोगों को मतलब होता है अंदर वाला नियम के खिलाफ है। तो अगर मैं यहाँ पर एक छोटे से पृष्ठ की कल्पना कर लूँ, किसकी कल्पना कर लूँ? छोटे से पृष्ठ की कल्पना कर लूँ। तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने एक छोटा सा पृष्ठ मान लिया और उस पृष्ठ के लिए हम देखेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश। ऐसे में पूरे वक्र पृष्ठ में बहुत छोटे छोटे क्षेत्रफल ले लूँगा और वहाँ पर आप देखेंगे कि हमें निकालना होगा क्षेत्रफल सदिश। तो ऐसे ही हमने एक छोटा सा इसमें से
क्षेत्रफल ले लिया और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अब क्षेत्रफल सदिश की, क्योंकि हमको चाहिए होगा थीटा, और थीटा जो होता है वो क्षेत्रफल सदिश और ई के बीच का कोण होता है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अरे जानते हैं, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों को चाहिए होगा यहाँ पर क्या चाहिए होगा? थीटा चाहिए होगा, एंगल चाहिए होगा ई और ए के बीच का। तो चलिए ये हमने प्रश्न दिया, यहाँ पर देखिए ध्यान से। क्षेत्रफल सदिश लंबवत होता है तो लंबवत बाहर की ओर, लंबवत अंदर की ओर। बंद पृष्ठ है तो काउंट नहीं करेंगे, बाहर वाला ही होगा। तो बाहर वाला यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी इधर होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी इधर लग रहा होगा। मैंने बोल दिया कि ये डी ए है, ठीक है। छोटा सा क्षेत्रफल है तो छोटा सा क्षेत्रफल सदिश हमारे पास भी आएगा निकल के, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र भी इधर, क्षेत्रफल सदिश भी इधर, वैद्युत क्षेत्र भी इधर, क्षेत्रफल सदिश इधर, दोनों के बीच का कोण कैसा है? दोनों के बीच का कोण कितना होगा? जल्दी बताओ। वैद्युत क्षेत्र इधर, क्षेत्रफल सदिश इधर, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों में दोस्ती है, दोनों जा रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ। दोनों के बीच का कोण जल्दी बताओ कितना होगा? कितना होगा? दोनों के बीच का कोण 0। वेरी गुड, कितना होगा? 0। जो लोग 0 बता रहे हैं, जो बच्चे 0 का आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि इस पृष्ठ पर एंगल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब जरा बच्चा ध्यान दीजिएगा, इस पूरे वक्र पृष्ठ पर अगर मैं ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रफल की बात करूंगा तो इन छोटे छोटे क्षेत्रफल में अगर क्षेत्रफल सदिश देखूं तो वो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी आप देखेंगे कि हर बार क्या होगी? क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र के समांतर होगी, और वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो गई तो मतलब थीटा बराबर 0 आ जाएगा। हर केस में आप देखेंगे थीटा बराबर 0 निकलने वाला है। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई ना सभी को? ठीक है, ओके। अब जरा इस पृष्ठ पर बात करते हैं, यानी S1 पृष्ठ पर। तो S1 पृष्ठ पर मैंने एक छोटा सा क्या ले लिया? छोटा सा एक पृष्ठ ले लिया। यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर इस पृष्ठ की बात कर ली। इस पृष्ठ पर आपने देखा कि वैद्युत क्षेत्र इधर है, वैद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है। और अगर क्षेत्रफल सदिश के लिए हम बात करें तो क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर, लंबवत नीचे की ओर, पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर, लंबवत नीचे की ओर। नीचे वाला आप देखेंगे किस में आ जाएगा? बंद पृष्ठ में आ जाएगा, और बंद पृष्ठ वाला हम लोग लेते नहीं है। तो किधर होगा? ऊपर की ओर होगा, और ऊपर की ओर जो होगा वो क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में हो जाएगा, डी ए। यहाँ पर आप देखो कि वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर, तो इनके बीच का कोण यानी थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 90। थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 90। क्लियर? ओके, समझ गए? तो आओ यार अब बात करते हैं, जो तीसरा हमारे पास क्षेत्रफल है उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। तो जो तीसरा क्षेत्रफल है वो है S3। यहाँ पर देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर भी एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया। अब इस छोटे से क्षेत्रफल में मैं कल्पना कर रहा हूँ क्षेत्रफल सदिश की, अज्यूम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि क्षेत्रफल सदिश क्या होना चाहिए। आओ विचार करते हैं। तो बेटा ये है हमारे पास नीचे वाला पृष्ठ। यहाँ पर आप देख रहे हो कि वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। इस पर अगर हम लोग बात करें कि इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, तो क्षेत्रफल सदिश लंबवत ऊपर की ओर और लंबवत नीचे की ओर, लंबवत ऊपर की ओर, लंबवत नीचे की ओर, लंबवत ऊपर की ओर या लंबवत नीचे की ओर, ठीक है। तो देखो लंबवत ऊपर की ओर अगर हम लोग यहाँ पर लेंगे, इस पर लंबवत ऊपर की ओर, तो वो किस में चला जाएगा? वो चला जाएगा बंद पृष्ठ में, तो वो हम लोग काउंट करेंगे नहीं। यानी बाहर की ओर जो होगा, नीचे की ओर जो हमारे पास आ रहा है डी ए, वही हम लोग लेंगे। और इस समय आप देखोगे कि इनके बीच का जो कोण होगा थीटा बराबर वो कितना आ रहा है? 90। थीटा बराबर कितना आ रहा है? 90। तो आप जरा मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर इस पूरे वक्र पृष्ठ के लिए S2 के लिए बात करूं, ठीक है, यानी कि अब मैं अगर बात करूं S2 पृष्ठ पर फ्लक्स, तो S2 प्लस पृष्ठ पर जो फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स मतलब वैद्युत फ्लक्स की बात हो रही है, तो उसे मैंने बोल दिया डी फाई। वो कितना होगा? तो आप जरा मुझे बताओ, वो होगा E इंटू डी ए कॉस थीटा कितना? 0। और कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो ये आ जाएगा ई डी ए। अब जरा देखो ध्यान से, अगर S1 पृष्ठ पर बात करें, S1 पृष्ठ पर
S1 पर फ्लक्स के मान को देखें, देखिए ध्यान से। अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये हम लोग फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो जरा ध्यान से, S1 पर अगर मैं बात करूं फ्लक्स कितना होगा बच्चों, तो ध्यान दीजिए, क्या करना है, ध्यान देना है। तो ध्यान देना है यहाँ पर, अगर मैं फ्लक्स को बोलूं कि ये मेरे पास d∅1 है, d∅2 कितना है उस पर देख लेते हैं। गंदा सा लग रहा है, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ये d∅2, तो E/DA cos, एंगल कितना बेटा यहाँ पर, E और DA के बीच में एंगल कितना है, 90 है, 90, और cos 90। आप लोगों को मैं बड़े दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि cos 90 जो है बच्चा वो 0 होता है, और अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये हमारे पास d∅2 जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक काम करते हैं यार, इसको S1 बोला है ना, तो इसको 1 करते हैं, और इसको 2 बोला है तो इसको S2 करते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं S3 पर बात करूं, S3 पर फ्लक्स के बारे में थोड़ा विचार विमर्श करते हैं, वहां पर देखते हैं कि फ्लक्स कितना दे रहा है। S3 देखो, तो d∅3 में बोल रहा हूं उसको, वो कितना होगा, E/DA cos एंगल बताओ, एंगल कितना है यहाँ पर, 90 है, कितना है, 90, तो cos 90 एक बार फिर से कितना, ये 0, तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो अगर मैं पूरे पृष्ठ के लिए बात करूं, किसके लिए बात करूं, पूरे पृष्ठ के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, पूरे पृष्ठ के लिए किसकी बात करूं, वैद्युत फ्लक्स की, के लिए वैद्युत फ्लक्स, तो वो हमारे पास कितना होगा, उसे मैं बोल दे रहा हूं कि वो फाई होगा, और वो फाई हमारे पास, आप जरा मुझे बताओ वो कितना निकल के आएगा, वो आएगा इंटीग्रेशन कितना, d∅1 प्लस d∅2 प्लस d∅3, ठीक है। ओके, समझ गए ना आप। d∅1 कितना है, तो हमने देखा वो कितना है, 0 है। ये कितना है, ये हमने देखा वो कितना है बेटा, d∅2 वो है E/DA है, E/DA। d∅3 कितना है, ये भी 0 है। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितना आया, E/DA, तो फाई कितना निकल के आ रहा है, फाई टोटल कितना निकल के आ रहा है, E/DA। ध्यान दीजिएगा, E/DA, E तो कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है वो कांस्टेंट है, उसी की हम लोगों को गणना करनी है, तो E को बाहर कर लेते हैं, तो ये होगा DA। यहाँ पर क्या है, समाकलन का मतलब बच्चा क्या होता है, समाकलन का मतलब होता है योग, और DA जो है हमारे पास वो क्या है, इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। DA हम लोगों ने क्या लिया, इसका क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, वो होता है 2πRL। तो मैं यहां पर अगर इसकी वैल्यू रख दूं तो E, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2πRL। ये हमारे पास इंटीग्रेशन DA ही तो होगा, ठीक है, तो 2πRL। तो φt कितना आ गया हमारे पास, E × 2πRL, ये आ गया। अब जरा मुझे आप ये बताएंगे, चूंकि ये गॉसियन पृष्ठ है तो गॉस की प्रमेय भी लगेगी, तो गॉस की प्रमेय से अगर हम बात करें, किससे बात करें, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय से अगर हम लोग बच्चा बात करें तो वो होता है फाई टोटल, चूंकि हमको टोटल ही बात करनी है, तो गॉस की प्रमेय कुल वैद्युत फ्लक्स देता है, तो वो कितना होगा, सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर सिग्मा क्यू कितना होगा, इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है, यानी कि क्यू रखा है, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये इसको मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 2, इसको बोल दिया समीकरण नंबर 1।
तो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, दोनों ही फाई टी है, मतलब फ्लक्स के मान है। जब दोनों फ्लक्स के मान है तो दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से अगर हम लोग बात करें तो आप देखोगे E इंटू 2πRL बराबर Q/ε0 होगा। यानी यहाँ से यदि मैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करूँ बच्चा, तो वो होगा Q/ ये भाग में चला जाएगा 2πR/ε0 इंटू L, 2πε0 इंटू L। ओके, तो ये निकला है बिंदु P पर जो इसके निकट था, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई है, Q/2πR/ε0 इंटू L। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि Q/L इसको हम लोग बोलते हैं एक क्वांटिटी, आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है कि किसी भी चालक तार को दिया गया आवेश तथा चालक तार की लंबाई के अनुपात को ही आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। यानी एकांक लंबाई में किसी चालक को दिया गया आवेश ही उसका रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो ये लेमडा क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व। यहाँ पर Q/L को मैं लेमडा लिख सकता हूँ यहाँ से, तो ये हमारे पास बन के आ जाएगा कितना, λ/2πR/ε0। E बराबर λ/2πR/ε0। ये हमारे पास आ गया वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की गणना कर ली, सॉरी। E बराबर λ/2πR इंटू ε0। जरा ध्यान दीजिएगा, इस वैद्युत क्षेत्र को आखिर कौन कौन प्रभावित कर सकता है। तो इस वैद्युत क्षेत्र को 3 फैक्टर हैं जो इसको बदल सकते हैं। एक तो लेमडा, यानी रेखीय जो आवेश घनत्व है, अगर इसके मान को हमने कम किया तो ये प्रभावित कर सकता है, ठीक है। आर, जो इस वक्र पृष्ठ जो है यानी गॉसियन पृष्ठ है, उसकी त्रिज्या को अगर हम लोग मान लो तार जितना मोटा होगा त्रिज्या उतनी बढ़ जाएगी, यानी वक्र पृष्ठ बढ़ेगा तो मतलब आर बढ़ेगा, और आर बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी, ठीक है। लेमडा बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ रही है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और आर बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी, ठीक है। और ε0 ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है। अगर यहाँ पर कोई माध्यम होगा तो उस माध्यम के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रभावित हो जाएगी। तो 3 फैक्टर हैं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रभावित कर सकते हैं। किसको, अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, ठीक है बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वक्र पृष्ठ है उसमें वैद्युत क्षेत्र इधर चल रहा है, इस दिशा में है। आप जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस तार की मोटाई को बढ़ाऊं तो मोटाई बढ़ने पर यानी कि आर बढ़ेगा, आर जैसे जैसे बढ़ेगा गॉसियन पृष्ठ और दूर होगा, तो जैसे जैसे गॉसियन पृष्ठ होगा वैसे वैसे उधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जा रही है। तो गॉसियन पृष्ठ बढ़ने पर यानी उसकी त्रिज्या बढ़ने पर आप देखेंगे कि उस जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इधर जा रही है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो गॉसियन पृष्ठ की यानी जो त्रिज्या है उसकी जो दिशा होगी वही इसकी दिशा होगी। तो यहाँ पर जो गॉसियन पृष्ठ आर है, अगर मैं इसकी दिशा के लिए बात करूँ तो ये मैंने वहाँ मान लिया कि इसकी दिशा इधर है, मतलब ये क्षेत्रफल आर बोल रहा हूँ, क्षेत्रफल सदिश की दिशा है, यानी कि वो इधर ही चल रही है। अगर वो इधर दिशा है तो यहाँ पर इसकी, मैं यहाँ पर दिशा को, आप जरा मुझे बताइए, दिशा को हम लोग सदिश के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आर वेक्टर का जो एकक सदिश होगा वो कितना हो जाएगा, आर कैप। तो यहाँ पर अगर मैं इसको वेक्टर रूप में लिखूँ तो वो हो जाएगा λ/2πε0 इंटू आर, और यहाँ पर आर का एकक सदिश यानी आर कैप, ठीक है। तो ये सदिश रूप इसका हो जाएगा। बात समझ में आई मुन्ना, समझ गए, समझ में आई गो, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र का जो सदिश रूप होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सदिश रूप होगा,
अनंत विस्तार के सीधे तार के निकट उसका वेक्टर E बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर वेक्टर आर कैप यानी आर कैप। क्लियर। तो ये था बेटा, हम लोगों ने इसके एक बेहतरीन अनुप्रयोग को जान लिया है, समझ लिया, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है। एक एक चीज़ को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर किया हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के इस सेशन को देखकर, जानकर, समझकर बहुत ही आनंद आया होगा, आनंदमय हो गए होंगे, प्रफुल्लित हो गए होंगे। अब मैं क्या बोल सकता हूँ आगे, वो आप समझ गए होंगे। तो क्या करना है अब आपको, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मज़ा आ गया हो, तो इस मज़े के लिए आपको एक लाइक तो करना ही बनता है। तो एक लाइक करिएगा और मिलते हैं हम लोग कल नए सेशन में किसी नए अनुप्रयोग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।